नमस्कार, स्वागत है आपका योर स्टॉक्स में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सतवर्तम और दिल्ली स्टूडियो से मेरे साथ है मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी। 2 दिनों की कमजोरी के बाद बाजार ने शुरुआत तो आज अच्छी की थी, लेकिन ऊपरी स्तरों पर टिकने में हो रही है मुश्किल और शुरुआती बढ़त गवाकर इस वक्त निफ्टी है सपाट 18,675 के आसपास है। बमुश्किल हरे निशान में है। निफ्टी बैंक की बात करें तो जो भी शुरुआती तेजी थी 0.25% के आसपास की पूरी गवा के अभी लाल निशान में है और सेंसेक्स भी 100-125 अंक ऊपर था, लेकिन अब गिरावट है 18-19 अंकों के आसपास की। ब्रॉडर मार्केट की अगर बात करें तो संकेत उतने खराब नहीं है। ज्यादातर शेयर अभी भी हरे निशान में है। 1125 शेयर निफ्टी पर तेजी वाले हैं, 915 शेयर हैं नरमी वाले। तो मूड ब्रॉडर मार्केट का ठीक है, लेकिन इंडेक्स के लेवल पर हम देख रहे हैं थोड़ा इंडेक्स मैनेजमेंट होता हुआ दिख रहा है और इस वक्त सपाट ट्रेड है शुरुआती बढ़त गंवाकर। आज एफएमसीजी, ऑटो, ये पैक बाजार को सपोर्ट देने का काम कर रहा है, लेकिन आईटी, मेटल और माइनिंग से थोड़ा सा आज प्रेशर है। टीसीएस 1% नीचे है, टाटा स्टील 1% नीचे है और अगर हम कोल इंडिया की बात करें तो वहां पर भी 1% के आसपास की नरमी है। सवाल यह है कि इस हफ्ते बाजार की चाल कैसी होगी, क्योंकि हम 3 आईपीओ भी खुलते हुए देखेंगे। आज एक आईपीओ खुल गया है, 2 आईपीओ इस हफ्ते और खुलेंगे। तो बाजार की चाल कैसी होगी और आपके इंडेक्स में रणनीति क्या होनी चाहिए, ये भी समझेंगे। हमारे 2 एक्सपर्ट आपके साथ जुड़ गए हैं सवालों का जवाब देने के लिए। पहले आपको सवाल पूछने का तरीका बता देते हैं। 9167329108 पर फोन कीजिए, एसएमएस कीजिए या फिर व्हाट्सएप के जरिए भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। और आज आपको गाइड करने के लिए हमारे साथ हैं 2 खास मेहमान, एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज के सौरभ जैन और प्रिसीजन टेक्निकल्स के मंदार जामसंदेकर। मंदार और सौरभ जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टी9 स्वदेश पर। मंदार, शुरुआत तो अच्छी हुई थी, लेकिन थोड़ी दिक्कत हो रही है इंडेक्स के ऊपर टिकने में। क्या कोई टफ रेजिस्टेंस के आसपास से क्या मार्केट, और आज के रेंज क्या देख रहे हैं आप? अभिषेक जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, मुझे लगता है कि इस हफ्ते इसी तरीके का एक ट्रेड हमें देखने को मिलने वाला है। एक तो पहली बात है कि ट्रंकेटेड वीक है, यानी वेडनेसडे को छुट्टी है, प्लस थर्सडे को एक्सपायरी है, प्लस यूएस से बहुत सारे डेटा पॉइंट्स आने वाले हैं, फेड चेयरमैन का स्पीच है। तो ये सारे रीजंस की वजह से मुझे लगता है कि इंडेक्स में इसी तरीके का एक रेंज बाउंड काइंड ऑफ अ ट्रेड हमें देखने को मिलेगा। और जो रेंज रहेगा वो 18,550 से लेके ऊपर में 18,850 900 इस तरीके का एक 500 पॉइंट का रेंज निफ्टी के लिए हमें दिखेगा। और बैंक निफ्टी के केस में एक 1000 पॉइंट का रेंज बनता है। 43,400 500 ये सपोर्ट बनता है बैंक निफ्टी फ्यूचर के लिए, और ऊपर की तरफ 44,400 44,500 इस तरीके का रेजिस्टेंस है। तो एक 1000 पॉइंट का रेंज बैंक निफ्टी के लिए होगा और 500 पॉइंट का रेंज निफ्टी के लिए होगा। मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा कॉशियस रहने वाला हफ्ता है, यानी अब तक ये हम बात कर रहे थे कि स्क्रिप्ट स्पेसिफिक व्यू होना चाहिए, इंडिविजुअल स्टॉक्स में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, लेकिन मुझे लगता है कि इस हफ्ते में वो अपॉर्चुनिटीज भी कम होते जाएगी। इसलिए मेरी राय रहेगी कि हर एक ट्रेड जो लें वो स्टॉप लॉस के साथ लें, वो बिना भूले स्टॉप लॉस के साथ काम करें और इंडेक्स में लो प्रोफाइल रखें, यानी इंडेक्स में ट्रेड ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि इस तरीके का ट्रेड, यानी आप जब सोचोगे कि आप बेचना चाहिए तब बाजार ऊपर आ जाएगा, और आप जब सोचोगे कि खरीदना चाहिए तब बाजार नीचे आ जाएगा। तो मुझे लगता है इंडेक्स के लिए लो प्रोफाइल रखें। लो प्रोफाइल का मतलब है ट्रेड ना करें, या करना हो तो कम क्वांटिटी करें, यानी रिस्क आपकी कम होगी। और इंडिविजुअल स्टॉक्स में भी उसी तरीके का एक व्यू बनता है, लो प्रोफाइल रखना है, यानी कम क्वांटिटी ट्रेड करनी है या अवॉइड करना है। ओके, ठीक है। तो ये है सलाह इंडाइसिस पर आपके लिए। अब 18,700 के भी नीचे मार्केट आ चुका है और चलिए नज़र बनी रहेगी हमारी बाजार की चाल पर। लेकिन इस बीच अगर आपके कुछ सवाल हैं, तरीका आपको बता ही दिया है, लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा। और पहले दर्शक हमारे साथ मौजूद है महाराष्ट्र से, हमारे साथ आरके जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। चलिए, उनसे संपर्क नहीं हो पाया, लाइन में कुछ दिक्कत थी, लेकिन उनका सवाल है हमारे पास। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक इन्होंने लिया हुआ है 60 शेयर्स, 677 पर लिया हुआ था इन्होंने। वहाँ से तो काफ़ी अच्छा रनअप दिखा, हमने देखा 1000 रुपये तक के लेवल्स भी स्टॉक में देखने को मिले थे। हालांकि वहाँ से अभी कुछ नीचे आ चुका है स्टॉक। एक महीने में शानदार तेज़ी देखने को मिली थी, बट हाल फिलहाल में हम देख रहे हैं स्टॉक ऊपरी स्तरों से यहाँ पर थोड़ी मुनाफा वसूली भी देखने को मिली है, बट अभी भी ये मुनाफे में ही है। सौरभ जी, क्या सजेस्ट करेंगे? ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक में भी अभी भी बने रहने की सलाह देंगे इन्हें? क्योंकि हम देख रहे हैं एक के बाद एक कंपनी को बड़े ऑर्डर मिल रहे। ईवी स्पेस में तो कंपनी की मजबूत पकड़ है ही, उसके साथ हाइड्रोजन बस में भी अब कंपनी एक्सपेंशन कर रही है काफ़ी तेज़ी से। तो उस लिहाज से अगर तमाम
न्यूज़ को हम देखें तो अभी आगे और तेज़ी के लिए बने रह सकते हैं स्टॉक में, या फिर प्रॉफिट बुक करके अभी निकल जाएं? नमस्कार जी। देखिए जो कंपनी की तरफ से न्यूज़ेज़ आ रही हैं, जिस तरह से कंपनी ऑर्डर बुक ले रही है, ऑर्डर विन कर रही है, तो आने वाले समय में दिखता है रेवेन्यू विजिबिलिटी बहुत अच्छी है। हालाँकि अभी ये देखने वाली बात है कि एग्ज़ीक्यूशन कैसा रहेगा, लेकिन मार्केट को कोई संदेह नहीं है कंपनी पे। तभी वैल्यूएशंस भी कंपनी के जो एक्सपैंड हुए हैं मल्टीपल्स, क्योंकि एक ग्रोथ कंपनी दिखता है, इसीलिए वैल्यूएशंस थोड़े से ऊपर की तरफ चले गए हैं। तकरीबन मार्केट कैप 7,000 करोड़ से ऊपर का चला गया है। अगर आप लंबे समय के लिए इसको होल्ड करना चाहते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने शॉर्ट अवधि के लिए लिया है, थोड़ी अवधि के लिए लिया है, तो मुझे लगता है पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर कर लेनी चाहिए। क्योंकि मार्केट में जब करेक्शंस आते हैं, तो जब स्टीप रन अप के बाद स्टॉक्स में वापस करेक्शन आते हैं, तब दोबारा आपको मौके मिल जाएँगे वापस एंटर करने के। ठीक है, ओलेट्रा ग्रीन टी को लेकर ये व्यू दिल्ली से ऋषिकेश हमारे साथ हैं। ऋषिकेश जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? सर मैंने एस्क्वायर बिटकॉइन ले रखे हैं 84 के भाव से 150 शेयर। अशोक बिल्डकॉन के शेयर आपके पास हैं? ठीक है, अशोक बिल्डकॉन 84 रुपए के भाव पर 150 शेयर हैं और इस वक्त 78 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। सौरभ जी, आप ही व्यू दीजिए। इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस की कंपनी है और इस स्पेस के जो बाकी शेयर हैं इस साल हमने देखा कि दौड़ लगाते हुए दिख रहे हैं। हालांकि अशोक बिल्डकॉन के साथ दिक्कत ये है कि शेयर सस्ता तो है, लेकिन जब भी ये 90-100 रुपए के रेंज में जाता है तो एक सप्लाई आ जाती है और शेयर फिर से नीचे आ जाता है। आप कैसे देख रहे हैं इस शेयर की आगे की तस्वीर को, और सलाह क्या होगी आपके लिए इस शेयर पर? जी नमस्कार जी। देखिए इस स्पेस को अगर हम देखेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस काफ़ी बज़िंग स्पेस है, जिस तरह से ऑर्डर बुक मिल रही है, ऑर्डर आ रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से और कंपनियाँ भी बहुत अच्छे तरीके से कर रही हैं। इस समय इन कंपनियों को ये भी फ़ायदा है कि कॉस्ट प्रेशर्स भी थोड़े से कम हो गए हैं। दाम जो कमोडिटीज़ के वो नीचे आए हैं। इन क्षेत्र में जो दिग्गज कंपनियाँ हैं जैसे कि एचजी इंफ्रा, पीएनसी इंफ्रा, केएनआर कंस्ट्रक्शन, वो काफ़ी ठीक कर रही हैं कंपैरेटिवली अशोका बिल्डकॉन में। अशोका बिल्डकॉन को अगर आप देखेंगे तो नंबर्स कुछ ऊपर-नीचे रहते हैं, थोड़ा-सा इनका जो ऑपरेशनल मैट्रिक्स है वो उतना स्टैटिक नहीं है, उतना क्लीन नहीं है, तो शायद इस वजह से ही स्टॉक परफॉर्म नहीं करता। मुझे लगता है क्षेत्र बहुत बढ़िया है। अगर आप पैसे को शिफ्ट कर लें एचजी इंफ्रा जैसी कंपनी में या पीएनसी जैसी कंपनी में तो बेहतर रहेगा। एचजी इंफ्रा, पीएनसी इंफ्रा जैसी कंपनियां ज़्यादा बेटर लग रही हैं इसके सामने, तो अशोका बिल्डकॉन से निकलकर इन दोनों कंपनियां यहाँ पर निवेश करने की सलाह आपको दी जा रही है। अगला सवाल व्हाट्सएप पर हमें आया है आशीष जी का। टीटागढ़ वैगन है इनके पास, 1000 शेयर 388 पर लिया हुआ था। स्टॉक में भी हमने देखा काफ़ी अच्छी तेज़ी थी। पिछले एक महीने का ही चार्ट अगर देखें तो करीब करीब 40% चल चुका है, 136 अंकों की तेज़ी है और उन्हीं लेवल के आसपास मेरे ख्याल से इन्होंने भी एंट्री की थी और काफ़ी कम समय में शानदार गेन हो रहा है। क्वांटिटी भी अच्छी खासी ली थी और उसका फ़ायदा इनको यहाँ पर मिल रहा है टीटागढ़ वैगन में। मंदार, आप सजेस्ट करिए क्या करें इस स्टॉक में? शानदार तेज़ी है लेकिन अभी हाल फिलहाल में मार्केट में जो उतार चढ़ाव बना हुआ है, इस स्टॉक से अभी प्रॉफिट लेकर निकलना चाहिए या अभी भी और तेज़ी के लिए बने रह सकते हैं स्टॉक में? पूजा जी, जिस तरीके मंदार जी, आपसे रिक्वेस्ट होगी अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। पूजा जी, जिस तरीके का इस स्टॉक में हमने एक मूव देखा है बहुत ही अप्रिशिएबल है जी। पिछले 3 साल में ये स्टॉक 20 रुपए से लेके आज करंट प्राइस 482 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। बहुत जबरदस्त एप्रिसिएशन। मुझे लगता है कि ये करंट लेवल्स पे थोड़ा सा स्ट्रेच्ड है, इसलिए यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की एडवाइस होगी। प्रॉफिट बुकिंग कीजिए और पूरा प्रॉफिट बुकिंग नहीं करना हो तो कम से कम पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग तो जरूर करना चाहिए। और एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी सुझा सकता हूँ। तो इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है वो होगा 380 का, 380 का स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन होल्ड करें और यहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग जरूर कीजिए। ठीक है, आंशिक मुनाफा वसूली करने की सलाह है टीटागढ़ रेल सिस्टम्स के शेयर में। दीपक का सवाल लेंगे। फेसबुक के जरिए इनका सवाल आया है और इनके पास है बीएलएस इंटरनेशनल के शेयर 800 की संख्या में 29 रुपए के भाव पर। बीएलएस इंटरनेशनल इनके पास 29 के भाव पर है और शेयर है 200 रुपए के आसपास। सौरभ जी, बीएलएस जो कि वीज़ा प्रोसेसिंग वाली कंपनी भी है, हाल फिलहाल उन्होंने स्पेन की सरकार के साथ एक करार किया है और जब से अनलॉक हुआ है, जब से इकोनॉमी खुली है, लोगों की आवाजाही बढ़ी है, निश्चित तौर पर इस सेगमेंट की सभी कंपनियों को फायदा हुआ है। और बीएलएस की, जिसकी कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि मोनोपोली है वीज़ा प्रोसेसिंग वाली सेगमेंट में, अच्छा रनअप दिखाया है। अब इनका जो शेयर है वो कई गुना हो गया है। आपको क्या आगे भी अच्छे मूव्स आते हुए दिख रहे हैं शेयर में, या फिर प्रॉफिट टेकिंग एक बार कर लें तो ज़्यादा बेहतर है?
वो आने वाले 2-3 साल हैं वो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। लोग बहुत ज़्यादा बाहर घूमने जा रहे हैं। होटल कंपनियों की अगर आप सुनेंगे तो जो मैनेजमेंट है काफ़ी कॉन्फिडेंट है। लोगों का आवागमन बहुत बढ़ गया है, उसी से खासा फ़ायदा मिला है डीएलएस इंटरनेशनल को। तो यहाँ वैल्यूएशंस थोड़े से काफ़ी आस्किंग हो गए हैं, पहले कभी नहीं देखे गए, इतना ज़्यादा रन अप आ गया है। मुझे लगता है थोड़ा-सा फ्यूचर को कहीं न कहीं का जो प्राइसेज़ हैं, स्टॉक प्राइसेज़ वो डिस्काउंट कर रहे हैं। तकरीबन 50% प्रॉफिट तो यहाँ ज़रूर बुक कर लेना चाहिए, बाकी के साथ आप कंटिन्यू करें, क्योंकि अभी जो ओवरऑल सिनेरियो है, डिमांड सिनेरियो वो काफ़ी अच्छा है। ओके, बीएलएस इंटरनेशनल पर ये व्यू। आगे बढ़ते हैं और आगरा से सुनील कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। सुनील जी नमस्कार, किस स्टॉक पर सवाल है आपका? मैम मेरा यूबीएल का स्टॉक पे है 1550 के भाव में 46 शेयर खरीदे हुए मैंने। तो इसमें बीच में मैंने ऐड भी किया था एवरेज के लिए। तो जानना चाहता हूँ कि इसका फ्यूचर कैसा है। ठीक है, कितना समय दे सकते हैं आप? कितने समय के लिए लिया था आपने? ये समय तो मैम मैं बताऊँ लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, पर अभी ये बहुत दिन से साइडवेज ही चल रहा है। ओके मंदार जी, लॉन्ग टर्म व्यू है इनका, लेकिन अभी थोड़ा प्राइस में जो उतार चढ़ाव है, उतार चढ़ाव तो नहीं, यूनाइटेड ब्रेवरीज पिछले काफ़ी समय से चल ही नहीं पा रहा है, ये काफ़ी समय से रेंज में ही है, तो उससे थोड़ा ये घबरा रहे हैं। एवरेज भी किया लेकिन वहाँ से भी स्टॉक नीचे ही आ चुका है इनके खरीद भाव से। तो अभी क्या करें, डरने की ज़रूरत है या फिर अगर लॉन्ग टर्म है तो बने रहना चाहिए यूनाइटेड ब्रेवरीज में, कोई दिक्कत नहीं है? क्या सलाह देंगे इन्हें? पूजा जी, सुनील कुमार जी ने चार्ट को बहुत, प्राइस मूवमेंट को बहुत सही तरीके से रीड किया है। जैसे उन्होंने कहा कि बहुत दिनों से स्टॉक साइडवेज ट्रेड कर रहा है, तो सही बात है, ये साइडवेज ट्रेड कर रहा है स्टॉक। लेकिन मुझे लगता है कि इन्होंने पोजीशन तो होल्ड करनी चाहिए, दिक्कत वाली बात है नहीं। इसका अगर शॉर्ट टर्म चार्ट देखते हैं, यानी पिछले 8-10 महीने का अगर चार्ट देखते हैं, तो पहले तो एक स्टॉक में डाउन ट्रेंड बना था। 1800 से स्टॉक ये नीचे 1360 रुपए तक नीचे आ चुका था। उसके बाद एक पिछले 3-4 महीनों में कंसोलिडेशन भी देखने को मिला और फिर कंसोलिडेशन का ऊपर की तरफ ब्रेकआउट भी हुआ। तो ये बहुत ही बढ़िया सा ट्रेड है, मुझे दिक्कत इसमें दिखती नहीं है। लेकिन अब ये जो करंट कंसोलिडेशन है, इसको, ये करंट जो साइडवेज ट्रेंड है इसका, ये ब्रेक करके स्टॉक ने ऊपर चलना बहुत जरूरी है अगर इसको अप ट्रेंड में चलना हो। तो ऊपर की तरफ 1520 से लेके 1525 इस तरीके का रेजिस्टेंस बनता है। ये जब भी ब्रेक करेगा तब ऊपर में 1550 से लेके 1600 तक का इस स्टॉक में मूव जरूर बनेगा। अब जो इनकी पोजीशन है उसके लिए एक स्टॉप लॉस सुझाऊंगा, 1455 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, 1455 का स्टॉप लॉस रखिए और पोजीशन फिलहाल होल्ड कीजिए। 1525 ऊपर जब भी ब्रेक करेगा तब 1600 के टारगेट के लिए आप एम कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है स्टॉक में, लेकिन थोड़ा समय आपको देना पड़ सकता है। ऊपर की तरफ 1600 के भी लेवल्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन समय दीजिए स्टॉक को। चाहे तो स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। 1455 का स्टॉप लॉस यहाँ पर मंदार रिकमेंड कर रहे थे। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुकेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक योर स्टॉक्स में आपका फिर से स्वागत है। बाजार सुस्त है, शुरुआती तेजी गंवाकर, लेकिन अच्छी चीज ये है कि एफएमसीजी ऑटो में थोड़ी सी बाइंग है। अडानी एंटरप्राइजेज जहां पर हमने लगातार कमजोरी देखी थी, शेयर आज ये रिकवरी के संकेत दे रहा है। 3.5% की मजबूती इसमें है। लेकिन आगे आपके सवाल और शामिल करने से पहले जरा जान लेते हैं कि कम्युनिटी की एबीसीडी में आज क्या है खास। विश्व मोहन जुड़ गए हमारे साथ फिर से। देखिए, कमोडिटी की एबीसीडी की में आज हम बात करने वाले हैं ग्राउंड नट के फ्यूचर्स की, जो एनसीडीएक्स पर पिछले हफ्ते ही मंगलवार को ये लॉन्च हुआ था। सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक ट्रेडिंग होती है। इसके ट्रेडिंग और डिलीवरी यूनिट 5 मीट्रिक टन की है, यानी एक डिलीवरेबल कॉन्ट्रैक्ट है। आपको अगर आप एक्सपायरी तक यहाँ पर रुकते हैं तो आपको डिलीवरी लेनी पड़ेगी अनिवार्य तौर पर। जो इसका डिलीवरी सेंटर है वो बीकानेर है, वहीं का बेसिस प्राइस यहाँ पर ग्राउंड नट फ्यूचर्स में आपको दिखेगा। और साथ ही गोंडल इसका एडिशनल अतिरिक्त डिलीवरी सेंटर है। और इसके अलावा अगर इसमें जो क्वालिटी का जो पैरामीटर है, जो छिलके में जो मॉइस्चर का जो लेवल होगा, नमी की जो मात्रा होगी, 8% मैक्सिमम रह सकती है और 5% बीज में जो उसके अंदर जो सीड्स होते हैं ग्राउंड नट के, वो आपको पैरामीटर ध्यान में रखना पड़ेगा। और लेकिन इसकी अहमियत यह है कि देश में जितना भी तिलहन उत्पादन होता है उसमें से ग्राउंड नट 25% तक हिस्सेदारी रखता है। ग्राउंड नट सिर्फ खाने के तेल के लिए नहीं, बहुत सारे ऐसे स्नैक्स हैं, बहुत सारे ऐसे एफएमसीजी प्रोडक्ट्स है जहां पर इसका मूंगफली का इस्तेमाल होता है। और एक्सपोर्ट से लेकर
घरेलू बाजार का इसका मार्केट इतना बड़ा है, कई सा हर घर में इसका इस्तेमाल होता है, इसलिए इसका मार्केट बहुत बड़ा है। और ऐसे समय में जब काफ़ी सारे एडिबल ऑयल के वायदा फ्यूचर्स को बैन कर दिया गया है, तो एक अच्छा वायदा है जहां पर आप हेजिंग के लिए आपके लिए अच्छा एक टूल्स मिल गया है। तो अगर आपको हेजिंग के लिए अगर इसका इस्तेमाल करना है तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले जो सोइंग के जो नंबर्स आते हैं, क्योंकि 75% जो सोइंग होती है मूंगफली की वो खरीफ के सीजन में होती है और रबी के सीजन में होती है, 25% सोइंग होती है। तो किस तरह के डेटा आ रहे हैं सोइंग को लेकर, किस तरह के रकबा के नंबर्स आ रहे हैं, साथ ही फ्लावरिंग से लेकर उसके फसल तैयार होने तक किस तरह की स्थिति है, कुछ डैमेज की स्थिति तो नहीं है। उसके बाद आता है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेकर भारत और चाइना लीडिंग प्लेयर है और यहां पर गुजरात सबसे बड़ा उत्पादन है, वहां के नंबर्स आप ध्यान में रखें। साथ ही सरकार की पॉलिसी वगैरह पे ध्यान रखें कि खाने के तेल को लेकर इनके जो कॉम्पिटिटर्स जो खाने के तेल है जिसमें सोयाबीन, पाम तेल, सूरजमुखी, उन तेल के मार्केट पर भी ध्यान रखें। फिर आप इसके वायदा में हेजिंग कर सकते हैं और एक इस टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आज हम एग्री वादा पर एक और खबर लेकर आने वाले हैं जीरे को लेकर, क्योंकि जीरा लगातार नया रिकॉर्ड बनाता जा रहा है और अब 60,000 की ओर चल दिया है। क्या वजह है बताएंगे, पूरी खबर आपके लिए हम लेकर आएंगे 11:30 पर मुनाफे की मंडी में। ठीक है, तो जीरे का जोर चला 60,000 रुपए की और ये खास कवरेज हमारा देखिएगा मुनाफे की मंडी में 11:30 बजे। आगे बढ़ेंगे, इंस्टाग्राम से प्रिंस चौरसिया का सवाल लेंगे और इनका सवाल है पिनार इंडस्ट्रीज को लेकर। 200 शेयर है, 79 रुपये 50 पैसे के भाव पर पिनार इंडस्ट्रीज के, और इनके भाव के आसपास ही ये शेयर होना चाहिए। इस वक्त ये ट्रेड कर रहा है 76 रुपये 45 पैसे के आसपास। सौरभ जी, पिनार इंडस्ट्रीज काफ़ी डाइवर्सिफाइड कंपनी है, ऑटो में काम करती है, पावर में काम करती है, बिल्डिंग मटेरियल सेगमेंट में काम करती है। ये बहुत सारे ऐसे इसके वर्टिकल्स हैं और हम देख रहे हैं कि शेयर चला है, ठीक ठाक चला है, साल भर में डबल से ज़्यादा हुआ है, बावजूद इसके अभी भी थोड़ा भाव इसका सस्ता ही लग रहा है। आपको कितनी पोटेंशियल लग रही है और क्या इसमें निवेशित रहने की सलाह देंगे आप अभी? देखिए, छोटी कंपनी है, फाइनेंशियल्स इंप्रूव हो रहे हैं, शायद कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कम आने की वजह से थोड़े से मार्जिन एक्सपेंशन भी मिल रहे हैं। छोटी कंपनियों में जैसे ही मार्जिन एक्सपेंशन आता है तो वो वापस एकदम तेजी का रुख पकड़ते हैं। ठीक कहा आपने, वैल्यूएशंस भी थोड़े कम है, शेयर तेजी की तरफ है, बिजनेस आउटलुक ठीक लग रहा है, ऑपरेशन नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, मुझे लगता है कंटिन्यू करना चाहिए। ओके, पिनार इंडस्ट्रीज आप कंटिन्यू कर सकते हैं स्टॉक में। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं और ये हमें ट्विटर पर आया है, टाटा पावर पर सवाल भेजा है। दया जी का सवाल है ये, टाटा पावर इन्होंने 224 पे लिया हुआ था और इस पर 217 पर कारोबार कर रहे हैं, 175 शेयर्स इन्होंने लिया हुआ था। तो इनकी खरीदारी से ये स्टॉक थोड़ा नीचे आ चुका है। हालांकि हाल फिलहाल में हमने देखा था पावर शेयरों में अच्छी तेजी थी, बट अभी कुछ समय से यहाँ पर मुनाफा वसूली भी हावी है। अगर पिछले 5 दिनों में देख लें तो स्टॉक में एक डाउन ट्रेंड यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मतलब टाटा पावर में क्या सजेस्ट करेंगे आप? 224 पर इन्होंने लिया हुआ था, कोई स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे इन्हें? पूजा जी, देखिए टाटा पावर का अगर पिछले 2 साल का हम चार्ट देखते हैं और इससे पहले भी बहुत बार हमने टाटा पावर के बारे में डिस्कस किया हुआ है, तो सारे दर्शकों ने ये जान लेना है कि टाटा पावर रेंज बाउंड है फिलहाल पिछले 2-2.5 साल से, और इसका जो रेंज है वो 190 से लेके 200 इस तरीके का सपोर्ट बनता है, ऊपर में 230 के आसपास इस स्टॉक में रेजिस्टेंस बनता है। तो इस रेंज में ये स्टॉक फिलहाल ट्रेड कर रहा है। तो 224 में खरीदना नहीं है इस स्टॉक को, इसको आपको खरीदना है तो 190 और 200 के बीच में खरीदना है। 200 के सपोर्ट के आसपास जब भी ये स्टॉक आ जाता है तब आपने इस स्टॉक को खरीदना है। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो 190 के नीचे होगा, यानी 185 स्टॉप लॉस हो सकता है, 180 स्टॉप लॉस हो सकता है। ये जब ऊपर चलेगा 230 के आसपास तब आपने प्रॉफिट बुकिंग करनी है, तो रेजिस्टेंस के आसपास आपने खरीदना नहीं है। तो जब तक ये इस कंसोलिडेशन में बना रहता है तब टाटा पावर में ये एक ही स्ट्रेटेजी है कि जो हमने यूज करनी है, यही स्ट्रेटेजी और यही लेवल्स यूज करके और स्टॉप लॉस लगा के इसमें काम करना है। तो अभी जो आपने पोजीशन बनाई है वो रेजिस्टेंस के नीचे, तो मुझे लगता है कि आपने ये एग्जिट कर देना चाहिए और नीचे में सपोर्ट के आसपास जब भी ये स्टॉक आ जाता है तब आप इस स्टॉक को जरूर ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन 185 का स्टॉप लॉस ध्यान में रखिए। सी का स्टॉप लॉस है टाटा पावर, अभी आप एग्जिट कर लीजिए, चाहे तो नीचे आए तो फिर आपके लिए लेने का मौका इसमें होगा। आनंद हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ से। आनंद नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? हाँ सर, नमस्कार सर जी। सर मुझे बीएफ यूटिलिटी के बारे में जानना है सर। ये 25 शेयर मैंने लिया है 465 के भाव में। 465? जी, और सर 2021 में मैंने लिया सर इसको। 2021 में लिया आपने? जी, जून 2021 में। 2021 में शेयर लिए हैं और
465 वाला शेयर 365 रुपये के आसपास आ गया है। इनके भाव से ये नीचे है। हालांकि जो नतीजे घोषित किए थे बीएफ यूटिलिटीज़ ने वो कमज़ोर नहीं थे। अगर हम साल दर साल प्रदर्शन देखें तो आय में तकरीबन 30% के आसपास का इजाफा इन्होंने दर्ज किया था। क्या इस पर आप व्यू देंगे सौरभ जी? इनके भाव से तो काफ़ी नीचे है बीएफ यूटिलिटीज़ का शेयर। अभी समय दें या फिर निकल जाए इससे? मुझे लगता है समय देना चाहिए। स्पेस काफी बजिंग है। लास्ट ईयर भी हमने देखा था कि पावर जनरेशन में तकरीबन 8 से 9% का पावर डिमांड में वॉल्यूम ग्रोथ था। इस साल भी एक्सपेक्टेशन यही है। अलबत्त बात यह है कि शुरू के 1-2 महीनों में, अप्रैल मई में हमने देखा कि अनसीजनल रेनफॉल की वजह से थोड़ा बिजली की डिमांड कम रहा। बीएफ यूटिलिटी उतना स्ट्रॉन्ग काउंटर नहीं है क्योंकि शायद इसकी नेटवर्थ अभी भी नेगेटिव है। इसकी वजह ये भी कारण हो सकता है कि थोड़ा धीरे-धीरे चलता है। लेकिन ओवरऑल आउटलुक सेक्टर का बहुत अच्छा लग रहा है। आप इसे रख सकते हैं। ये भी, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि आईसीसी सिक्योरिटीज़ के शेयर में अच्छी तेज़ी है और शेयर 11-12% ऊपर था शुरुआती सत्र में। फिर से इसको एक बार चेक करेंगी। और ख़बर यह है कि कंपनी का बोर्ड इस पर एक बैठक करने वाला है डिलिस्टिंग को लेकर। आईसीसी सिक्योरिटीज़ इसमें 29 जून को ये बैठक होने वाली है। क्या डिटेल्स हैं, क्या अपडेट्स हैं, इसे बताने के लिए हमारे सहयोगी शरद हमारे साथ जुड़ गए हैं। और इसके साथ साथ एक इसी से संबंधित एक बड़ी खबर लेकर अंकुर भी हमारे साथ जुड़ेंगे। शरद, पहले आपके पास आएंगे, बताइए क्या जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, आज सुबह जो है एक्सचेंज फाइलिंग्स में देखा कि बोर्ड जो है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की जो है वो मीट करने वाली है जून 29 को। और यहाँ पे जो है कंसिडर हो सकती है डी लिस्टिंग ऑफ आपके जो शेयर्स है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ के लिए। अब याद रखिए ओवरऑल जो क्वार्टरली प्रॉफिट्स देखने मिला था आपको Q3 FY22 में वो 380 करोड़ था। अब वो घट के 260 करोड़ हो चुका है। ऑफकोर्स जो वैल्यूएशन है वहाँ पे भी करेक्शन आई है। 13.7 टाइम्स पी रेशियो पे आ रही थी और जो 5 साल का एवरेज है वो ऑलमोस्ट 16 गुना था। लेकिन जो IPO प्राइस जब आई है निवेशकों के लिए लगभग 520 रुपये की आई थी। लिस्टिंग हुई थी अप्रैल 2018 को। लेकिन जो रिटर्न्स आए हैं अगर आप देखें थर्सडे का क्लोजिंग प्राइस वो सिर्फ 526 रुपये था। लेकिन उसके बाद जो लास्ट 2 सेशंस जो इस सेशन को इंक्लूड कर ले तो 15% से ज़्यादा का स्टॉक में इजाफा देखने मिला है। हालांकि निवेशकों को सिर्फ डिविडेंड्स मिली है मोस्टली इस कंपनी से और कैपिटल एप्रिसिएशन थोड़ी कम हुई है। लगभग 80 रुपये का डिविडेंड आया है। अगर आप इन्वेस्ट किए हैं लिस्टिंग से तो जो शेयर प्राइस की CAGR है वो सिर्फ 3% है जिसमें डिविडेंड इंक्लूडेड है। और अगर निफ्टी के उसको कंपेयर करें तो वहाँ पे 13% का CAGR देखने मिला था। तो ओवरऑल जो है आप कह सकते हैं कि जो इंटरेस्ट आई है वो आपकी सिर्फ डिविडेंड साइड से देखने मिली है। और इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि लगभग 75% का जो स्टेक है आईसीआईसीआई बैंक होल्ड करती है। और दिग्गज इन्वेस्टर्स भी हैं जैसे कि LIC और PF ग्लोबल फंड। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 2-3 पॉइंट्स है जहाँ पे रीसेंट परफॉर्मेंस में हमें देखने मिला है कि डाउनग्रेड आया है क्योंकि नए क्लाइंट कम हुए हैं, एक्टिव यूज़र बेस कम हुआ है एंड ऑफ कोर्स कंपटीशन देखने मिली है आपको न्यू एज टेक कंपनीज़ में। और वहाँ पे उनकी लॉस ऑफ मार्केट शेयर भी हुई है स्पेशली जब ज़ीरोडा आया है मार्केट में। और ऑफ कोर्स जो कोर ब्रोकिंग इनकम है वहाँ पे भी अभी भी प्रेशर देखने मिली है। ठीक है, तो CAGR लिस्टिंग के बाद से अप्रैल 2018 में लिस्टिंग हुई थी, यानी कि 5 साल से ज़्यादा समय हो गया। अगर आप डिविडेंड की रकम को निकाल दीजिए तो CAGR 3% के आसपास का रिटर्न मिला। और इस दौरान निफ्टी में जो CAGR रिटर्न है वो है 13% का। तो शेयर ने अंडर परफॉर्म किया है। और अभी ICICI बैंक जो कि इसका प्रमोटर है उसकी 75% के आसपास का स्टेक है और अब डिलिस्टिंग की तैयारी चल रही है। लेकिन एक डिलिस्टिंग को लेकर एक्सक्लूसिव खबर लेकर हमारे सहयोगी अंकुर हमारे साथ हैं। अंकुर, बताइए आपके पास क्या जानकारी है? क्या आमतौर पे जब डीलिस्टिंग का अनाउंसमेंट होता है तो शेयर धारकों की एक्सपेक्टेशन यही होती है कि जब डीलिस्टिंग होगी तो वहां पे उनको कैश मिलेगा, कुछ एप्रिसिएशन मिलेगा, मतलब 30 से 40% से ऊपर का भाव मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जब हमने जानकारी जुटाने की प्रक्रिया क्या होगा तो सूत्रों ने हमें ये तो सेबी से मंजूरी मिली है ऐसे सिक्योरिटीज को वो शेयर के बदले स्वैप करने की मिली है। जो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के शेयर होल्डर्स हैं उनको आईसीआईसीआई बैंक के शेयर मिलेंगे डीलिस्टिंग के बाद, कोई कैश नहीं मिलना है। एक तो ये जानकारी हुई है। दूसरी, एक शेयर धारकों के मन में एक जरूर ये सवाल है कि आखिर कंपनी ने डीलिस्टिंग का सोचा ही क्यों, क्योंकि कई सारे वहां पर ये भी धारणा है कि आगे जाके उनकी जो ब्रोकिंग बिजनेस है, सिक्योरिटीज बिजनेस है, वो जाके लिस्ट होगी। जबकि यहाँ पर 5 साल लिस्टिंग होने के बाद कंपनी ने ये विचार किया है कि वो डीलिस्ट करे। हमें सूत्र यही बता रहे हैं कि यहाँ पर आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज को और बैंक को बिल्कुल यही लगता है कि जो लिस्टिंग है उस
उसे अभी फिलहाल कोई फायदा नहीं है। उन्होंने जरूर 5 साल पहले ये लिस्टिंग की थी, लेकिन उसे किसी भी तरीके का एक्सपेंशन के लिए कोई कैपिटल की जरूरत नहीं है। मतलब जो लिस्टिंग से सबसे बड़ा फायदा जो कंपनियां सोचती हैं कि वो बेहतर रेट में कैपिटल रेज कर सकती हैं, वहां पर ब्रिक एंड मोटर वाला फॉर्मेट खत्म हो गया है, बहुत सारी चीजें डिजिटल हो रही हैं। तो कंपनी का मानना यही है कि अब वो पूरी तरीके से बैंक के साथ जैसे ट्रेडिंग अकाउंट भी दे रहा है, तो वो एक्सपेंशन को पूरी तरीके से फंड कर सकता है और उन्हें बाजार में रहने की कोई जरूरत नहीं है। अंकुर, बहुत ही अहम जानकारी आप लेकर आए हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे कि डीलिस्टिंग, आप सही कह रहे हैं कि डीलिस्टिंग का मतलब कि शेयर हम अपने वापस कंपनी को दे दें, कंपनी उसके बदले में कोई भाव दे दे और हमें कैश मिल जाए। आप कह रहे हैं कि आईसीआईसीआई बैंक के शेयर मिलेंगे आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के बदले, तो क्या इसको डीलिस्टिंग के बजाय मर्जर कहना ज्यादा बेहतर होगा? जी, हम मर्जर तो नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि अभी भी जैसे आपने बताया है कि 75% से ज्यादा की जो शेयर होल्डिंग है वो ऑलरेडी आईसीआईसीआई बैंक की है और ये उनका स्ट्रक्चर है। अभी तक यही है कि जो सेबी के नियम है, अगर आप 2021 के नॉर्म्स देखें तो वहां पे सेक्शन 37C कहता है कि आपके जो डीलिस्टिंग की प्रक्रिया है वो 2 तरीके से हो सकती है। पहला तो जैसी जो आम तरीका होता है कि आप कैश दें शेयर धारकों को, लेकिन सेबी के डीलिस्टिंग नॉर्म्स ही कहते हैं कि आप शेयर के बदले शेयर भी स्वैप करके दे सकते हैं, और वही प्रक्रिया है जो आईसीआईसीआई बैंक ने वो चुनी। अंकुर, बहुत शुक्रिया आपका ये ज़रूरी खबर हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। शरद, आपका बहुत शुक्रिया। तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ डीलिस्टिंग की इस अपडेट से 11-12% ऊपर ये ट्रेड कर रहा है, 627 रुपये के आसपास का भाव है। हमने शुक्रवार को भी इस खबर की आहट से हमने तेज़ी देखी, और जो जैसा कि अंकुर बता रहे हैं कि इसके बदले आईसीआईसीआई बैंक के शेयर देने की तैयारी है। एक राय आपसे ज़रूर लेना चाहेंगे इस पर सौरभ जी। आईसीआईसीआई बैंक, जिसमें हमने देखा है कि अगर हम समान अवधि में अगर हम तुलना करें अप्रैल 2018 से लेकर अब तक, तो आईसीआईसीआई बैंक का शेयर तकरीबन 3.25 गुना हो गया है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज इसे परफॉर्म नहीं किया है, तो क्या थोड़ा सा अन्याय वाली स्थिति आपको नहीं दिख रही है? देखिए, अगर आप बात करें आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की बिजनेस की, जैसे कि अभी आपके शो में बताया गया तफसील से कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। हालांकि आईसीआईसीआई का सिक्योरिटीज का शेयर लिस्टिंग होने के बाद काफी अच्छा चला था कोविड के समय में, लेकिन उसके बाद से हम देख रहे हैं कंपटीशन बढ़ता जा रहा है इस स्पेस में। तो मुझे नहीं लगता कि ऑपरेशंस के हिसाब से ये एक ग्रोथ बिजनेस बचा है। वहीं आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो वो ऑल टुगेदर एक बिजनेस बैंक का बिजनेस है, और जो कि बहुत अच्छे से बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है कि ऐसे भी शेयर धारकों के लिए यही, जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यही देखते हैं कि ऑपरेशंस की प्रॉफिटेबिलिटी कैसे आ रही है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी कैसे कर रही है, ग्रोथ कैसे दे रही है। तो उस मैट्रिक्स पे तो ऐसे भी आपके पोर्टफोलियो में ये शेयर नहीं होना चाहिए। और मुझे लगता है कि आज के रनअप के बाद आपको एक अच्छा खासा मौका मिल रहा है एग्जिट लेने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर शेयर स्वैप की रेशियो आती है तो मुझे लगता है सेबी फॉर्मूला बीच में आ जाएगा, और सेबी फॉर्मूला की वजह से हो सकता है कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के शेयर धारकों के पक्ष में रेशियो ना आए। तो मुझे लगता है कि इस तरह की अगर कुछ अटकलें आ रही हैं तो निकलना से, इस गेन से आपको बेनिफिट लेना चाहिए और निकलने का सोचना चाहिए। ठीक है, तो निकलने की कोशिश कीजिए। जो भी आपको मुनाफा हो रहा है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ में, ये मौका दे रहा है निकलने का। 29 जून को बैठक होगी, उसके पहले आज हम देख रहे हैं 11-11.5% की तेज़ी इस स्टॉक में आज देखने को मिल रही है। अगला सवाल ले लेते हैं, और ये हमें व्हाट्सएप के जरिए आया है हिरेन जी का, और इनका सवाल है आईटीसी पर। आईटीसी में इन्होंने 278 के भाव पर लिया था, काफ़ी शानदार लेवल्स पर। इनके खरीद से देखिए स्टॉक अब लगभग 2 गुना हो चुका है, और आईटीसी में तो अपने रिकॉर्ड लेवल्स भी टेस्ट किए थे, हमने देखा था हाल फिलहाल। शेयरों की संख्या जो है वो 160 रुपए की है, और इस पर करीब 26-27 हज़ार के आसपास का इनको मुनाफा स्टॉक में हो रहा है। तो आईटीसी में अच्छा गेन है फिलहाल। यहाँ पर फंडामेंटल तो देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हिरेन जी यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए रहना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से तो काफ़ी सारे एनालिस्ट इसको सजेस्ट कर चुके हैं। एक बार टेक्निकल चेक ले लेते हैं इस पर। मंदार, आईटीसी में और कितनी तेज़ी अभी और बाकी है? अगर करंट लेवल पर इन्हें और ऐड करना हो तो क्या राय देंगे आप? करंट लेवल पे फ्रेश बाइंग की राय तो नहीं होगी, क्योंकि ये स्टॉक बहुत चल चुका है।
सिर्फ एक ही चीज है, पॉजिटिव बात है कि स्टॉक अभी भी अप ट्रेंड में बना हुआ है, हायर टॉप हायर बॉटम करते हुए चल रहा है। अब सिर्फ क्या है कि स्पीड जो है स्टॉक का ऊपर चलने का, वो स्पीड कम हो चुका है, तो और ऐसा होता ही है क्योंकि स्टॉक भाग चुका है बहुत ज्यादा, तो इसलिए फ्रेश बाइंग की राय तो नहीं होगी, लेकिन एग्जिस्टिंग पोजीशन है वो जरूर होल्ड कर सकते हैं। इसमें जो लेटेस्ट वाला जो एक बॉटम बना था 435 के आसपास, उसके नीचे का स्टॉप लॉस रख के पोजीशन होल्ड की जा सकती है। 430 का स्टॉप लॉस होगा, तो 430 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन होल्ड करें। लेकिन स्टॉक थका हुआ है और मुझे लगता है कि अगले कुछ महीने ये स्टॉक एक कंसोलिडेशन में से गुजर सकता है। ठीक है। और काफ़ी समय से हम देख भी रहे हैं स्टॉक एक रेंज में ही कारोबार कर रहा है, लेकिन जनवरी से लेकर अभी तक का अगर चार्ट देखेंगे तो शानदार तेज़ी आई है, करीब करीब 34% ये स्टॉक चल चुका है। और इस बीच हमने आईटीसी के मैनेजमेंट से भी बात की, कंपनी के सीएमडी हमारे साथ जुड़े थे और उनसे बात की हमारे मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया ने। आइए आपको दिखा देते हैं उसके कुछ अंश। Just skip your breakfast and then come. Absolutely, yes. तो आईटीसी की सीएमडी संजीव पुरी से ये खास मुलाकात आप जल्द ही देखेंगे 89 स्वदेश पर भी। आगे बढ़ेंगे, दिल्ली से जसवीर हमारे साथ हैं। जसवीर नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? हमारे पास जी स्टरलाइट टेक के 6000 शेयर हैं। 6000 शेयर सर? जी है जी। आपने लिए कब थे ये 5 साल हो गए जी, मतलब 5 साल में इकट्ठे हुए हैं ये, उनको एवरेज करते 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 अभी 120 की एवरेज पे हैं। अच्छा ठीक है, 120 की एवरेज पर है, 6000 शेयर 5 साल में लिए हैं, 1,68,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज सौरभ जी, 5G के रोल आउट से काफ़ी उम्मीदें थी कि शेयर में अच्छा खासा अप्रिशिएशन होगा, लेकिन शायद उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाई ये कंपनी है। अभी भी हालांकि वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा न तो महंगे कहेंगे न तो बहुत सस्ते कहेंगे, ठीक ठाक ही हैं। आपको लगता है कि अभी समय दें या फिर जो प्रॉफिट इसमें हो रहा है उसको बुक कर लें? कंपनी तो ठीक है, वैल्यूएशंस भी ठीक है। मुझे लगता है कि पहले तो कई बार ऐसा हुआ है कि वेदांता ग्रुप की जब खबरें आई, जो कंपनी के ऊपर डेट है उसकी वजह से भी कंपनी के इसके ऊपर प्रेशर है, क्योंकि ये उसी समूह की कंपनी है और शायद स्टरलाइट टेक्नोलॉजी के शेयर भी पहले प्लेस थे, फिर रिलीज करा दिए गए थे। अभी आज की डेट में थोड़ा देखना पड़ेगा कि प्लेजिंग है या नहीं है। ओवरऑल मुझे लगता है डिमांड सिनेरियो इतना ठीक है कि कंपनी थोड़ा ठीक से ग्रोथ करेगी। वो वैल्यूएशन के हिसाब से भी मुझे लगता है कि कंफर्ट जोन है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा अभी आप होल्ड करें, जून क्वार्टर के नतीजे देखें और आउटलुक देखें कंपनी का कैसा आता है, तब विचार करें। ठीक है, तो ये है व्यू स्टरलाइट टेक पर। अभी फिलहाल होल्ड करिए और जून तिमाही के नतीजे आ जाएं उसके बाद वापस से इसको रिव्यू करिए स्टॉक को। अगला सवाल ले लेते हैं। इंस्टाग्राम पर पटियाला से हमें प्रशांत जी ने अपना सवाल भेजा है। इनका सवाल है एचडीएफसी लिमिटेड पर 1645 पर इन्होंने 150 शेयर्स लिए हुए थे और वहां से इनकी खरीद के लेवल से शानदार मुनाफा हो रहा है। इस वक्त देखिए 2718 पर स्टॉक कारोबार कर रहा है, तो काफ़ी अच्छे लेवल पर इन्होंने एंट्री किया और क्लियरली एचडीएफसी लिमिटेड में बने रहने का इनको यहाँ पर फ़ायदा भी अच्छा मिल रहा है। मंदार, एचडीएफसी लिमिटेड में अब क्या सलाह देंगे? यहाँ जनवरी से लेकर अभी तक तो काफ़ी अच्छी तेज़ी इस स्टॉक में बनी है, अभी भी बने रहने की राय देंगे इनको और तेज़ी के लिए? पूजा जी देखिए, एचडीएफसी अब एचडीएफसी बैंक बन जाएगा, तो राय तो रहेगी होल्ड की। और स्टॉक में कुछ दिक्कत है नहीं। आप अगर एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक दोनों की चार्ट्स देखें तो सिमिलर ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि एक ही कंपनी होने वाली है आगे जाते हुए, तो इसलिए राय तो रहेगी कि होल्ड कीजिए, दिक्कत वाली बात है नहीं। और सबसे एप्रिशिएबल बात ये है कि आपने बहुत ही अच्छे लेवल पे खरीदा है और अच्छा मुनाफा भी हो रहा है, स्टॉक भी एक अच्छे खासे अप ट्रेंड में बना हुआ है।
प्लस अब मर्जर के बाद एक बड़ा सा बैंक बनेगा, तो सारे पॉजिटिव्स हैं इसमें, तो फिलहाल तो होल्ड की राय है, होल्ड कीजिए। ठीक है, एचडीएफसी को होल्ड करने की सलाह है। दिल्ली से दीपक हमारे साथ हैं। दीपक जी, आपके पास कौन सा शेयर है सर? नमस्कार, पूछिए। हाँ जी, मेरे पास 2 शेयर हैं जी। एक तो अपना इजी माई ट्रिप, मेरे पास 700 शेयर हैं जी, और एक और है मेरे पास विप्रो का। विप्रो जी, वो मेरे पास है 150 शेयर। 150 शेयर हैं विप्रो के। ठीक है, दिल्ली ईज माई ट्रिप के शेयर हैं 52 के भाव पर, और इस वक्त जो भाव इसका है 52 हफ्ते के निचले स्तरों के आसपास है। 41 रुपये 70 पैसे पर ट्रेड कर रहा है ये शेयर। हालांकि एक खबर आई है कि प्रमोटर प्रशांत पिट्टी ने कुछ स्टॉक्स बेचे हैं, अपनी थोड़ी सी अपनी होल्डिंग डाइल्यूट की है इसमें। सौरभ जी, ईज माई ट्रिप आपको भरोसा है कि अगर इसको अभी और होल्ड करते हैं तो कुछ मुनाफा कमा कर देगी कंपनी ये? देखिए, वैल्यूएशन के लिहाज से मुझे काफी महंगा लगता है। तकरीबन 23 टाइम्स बुक वैल्यू पे चल रहा है। नतीजे देखेंगे लास्ट क्वार्टर के, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा डिसएलरेशन देखने को मिला। देखने वाली बात ये है कि हो सकता है कि इन्होंने थोड़ा कुछ पहले अगर किया हो तो कुछ कॉर्पोरेट एक्शन भी हुआ था, शायद 3 पे एक बोनस भी आया था, कुछ ऐसा हुआ था, तो एक बार चेक करना जरूर चाहिए। और ऐसी खबर आने के बाद कि जो प्रमोटर है वो भी थोड़ा माल उन्होंने अगर मार्केट में बेचा है, तो थोड़ा सा एक एडेड नेगेटिव हो जाता है। मेरी सलाह से तो निकलना ही बेहतर रहेगा। दूसरा स्टॉक इन्होंने विप्रो पूछा। ओवरऑल विप्रो का अगर हम देखें, आईटी सेक्टर का देखें, तो थोड़ा बड़ी कंपनियों को दिक्कतें आ रही हैं। विप्रो के साथ थोड़ी ज्यादा दिक्कत है, सबसे कम मार्जिन एंजॉय करती है कंपनी। जो पीछे कुछ एक्विजिशन किए थे उसका बेनिफिट भी नहीं मिल रहा है। मुझे लगता है वहां से भी निकल जाना मुनासिब रहेगा। ओके, तो विप्रो से निकल जाइए, और इसके अलावा ईज माई ट्रिप से भी निकल जाने की ही सलाह फिलहाल आपको दी जा रही है। अब अगला सवाल ले लेते हैं। व्हाट्सएप पर हमें शैलेश कुमार जी ने सवाल भेजा है। तेजस नेटवर्क्स के 100 शेयर जिन्होंने 28 रुपए के लेवल पर लिया हुआ था। ओके, ये लेवल एक बार चेक करना होगा, काफ़ी पहले की खरीद है और लंबे समय से इस स्टॉक को होल्ड भी कर रहे हैं। मेरे ख्याल से 2020 के आसपास की इनकी एंट्री लेवल होंगे, और वहाँ से तो ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा चल चुका है। शानदार तेज़ी आई है। स्टॉक अपने हाइस के आसपास इस वक्त कारोबार भी कर रहा है ये शेयर, तो मजबूत गेन मिले हैं इनको इस स्टॉक में, अच्छी कमाई देके गया है। और अभी भी बात तो नहीं हो पाई इनसे कि और कितना समय दे सकते हैं, बट सौरभ क्या सजेस्ट करेंगे? तेजस नेटवर्क के ओवरऑल फंडामेंटल्स कैसे लग रहे हैं आपको? अभी भी बने रहे स्टॉक में? देखिए, आउटलुक काफी प्रॉमिसिंग लगता है वहीं, लेकिन अगर हाल फिलहाल की बात करें तो अभी भी जो कंपनी है वो प्रॉफिट नहीं कमा पा रही है। लॉसेस ही आ रहे हैं बॉटम लाइन में। 28 रुपए की खरीद है इनकी, और तकरीबन 2-3 साल में इनका पैसा तकरीबन 20 से 25 गुना हो गया है। मुझे लगता है तकरीबन 50 शेयर की प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर बनती है, क्योंकि वैल्यूएशन के लिहाज से भी महंगा है। बाकी के साथ आप कंटिन्यू करें। ओके, ठीक है, तो ये है राय तेजस नेटवर्क पर। ऑलराइट, चलिए फिलहाल इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे। सौरभ जी, मंदार जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए और तमाम स्टॉक्स पर अपनी रणनीति भी सुझाने के लिए।